हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये नियम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो नियम दिए गए थे, ये नियम दिए गए थे बच्चों 2 वैज्ञानिकों के माध्यम से। जो वैज्ञानिकों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, लेनार्ड तथा मिलिकन। क्या नाम थे? देखिए, चल मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। 2 वैज्ञानिक रहे थे बच्चों, लेनार्ड पहले वैज्ञानिक थे बच्चों, और दूसरे वैज्ञानिक थे बच्चों आपके मिलिकन। तो इन्होंने बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को समझाने के लिए अनेक एक्सपेरिमेंट किए और इन एक्सपेरिमेंटों के थ्रू उन्होंने बताया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझाने के लिए कितने नियम दिए उन्होंने? 5 नियम दिए बच्चों। कितने नियम दिए थे? 5 नियम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये नियम किसके माध्यम से दिए गए थे बच्चों? लेनार्ड और मिलिकन के माध्यम से। दोनों ने क्या किया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में एक्सपेरिमेंट किए थे। उन एक्सपेरिमेंटों के परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों को उन्होंने 5 नियमों में डिवाइड कर दिया। चलिए, क्या होते हैं? चलिए इनको समझते हैं स्टैंड। ठीक है, तो स्टैंड इन्होंने जो नियम दिया उसमें ये बताया कि किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी धातु की सतह, मान लीजिए बच्चों ये अपने पास कोई धातु है, ठीक है, अगर हम इस धातु की सतह पर प्रकाश डालते हैं बच्चों, क्या डालते हैं बच्चों? प्रकाश। ठीक है, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया परावैंगनी प्रकाश डालेंगे तो होगा क्या बच्चे? इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बच्चों प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने ये बताया कि अगर हम इसकी तीव्रता बढ़ाते हैं, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जब तीव्रता बढ़ाएंगे तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना बच्चों शुरू हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना बच्चों शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और अगर तीव्रता को हम घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जन की दर है वो कम हो जाएगी, अर्थात कम इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ आई। उन्होंने पहले ने मैं बताया कि किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। यानी पहला उनका नियम था, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की दर होती है, ठीक है स्टैंड, वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तीव्रता के। किसके बच्चों? तीव्रता के। ठीक है स्टैंड, तो देखिए स्टैंड, पहला देखिए स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं क्या नियम है। देखिए पहला है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, देखो ध्यान से, आपतित प्रकाश की तीव्रता की होती है बच्चों? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ाओगे, ठीक है स्टैंड, तो वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, तीव्रता कम करोगे, इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो नियम दिया इन्होंने, दूसरा नियम ये दिया था बच्चों, देखिए दूसरा नियम दिया था बच्चों इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के बारे में, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बारे में। इन्होंने ये बताया कि जब किसी धातु की सतह, दूसरा नियम मैं बता रहा हूँ, दूसरा नियम क्या था? ध्यान समझें, यदि देखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे धातु की सतह से बाहर निकलेंगे तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। बात को समझें, यानी उत्सर्जन की जो दर थी बच्चों, वो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती थी। जैसे तीव्रता बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरा नियम था इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बारे में था बच्चों, क्या के बारे में था? गतिज ऊर्जा के बारे में था। उन्होंने ये बताया कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी कहने का मतलब ये है, इनकी जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है बच्चों, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है स्टैंडी की गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये क्या है? इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी अगर बात करते हैं तीव्रता के लिए बच्चों, क्या के लिए? तीव्रता पर ये निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। तीव्रता पर यानी गति ऊर्जा, अधिकतम गति ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। बात समझ में आप लोगों को? ठीक है,
तो तीव्रता पर निर्भर कौन करता था? तीव्रता पर निर्भर करती थी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन गतिज ऊर्जा की जब बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। बात समझ में आप लोग को? तो दूसरा नियम बच्चों यही है, देखिए किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात करते हैं बच्चों हम इसकी किसी धातु मतलब तीसरा इसका नियम है, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। देखिए नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट, इनकी गतिज ऊर्जा कब बढ़ जाएगी? जब हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी न्यू का मान बढ़ा देंगे। उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आएगी। यानी कहने का मतलब जैसे कि हम जानते हैं प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं, और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों कितनी होती है? वो h न्यू के बराबर होती है। बात समझ में आप लोगों को? जहाँ h क्या होता है बच्चों? h है आपका प्लांक नियतांक। h क्या होता है बच्चों? प्लांक नियतांक होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.6 × 10⁻⁻34 के इक्वल्स होती है, ठीक है। अब यहाँ न्यू क्या बच्चों? तो न्यू है बच्चों फोटोन की आवृत्ति, ठीक है। तो देखिए h का मान तो कम नहीं होगा, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्लांक नियतांक है। बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। कम वैल्यू को अगर आवृत्ति बढ़ाओगे बच्चों, ठीक है, तो आवृत्ति बढ़ाने के साथ फिर h की मान से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। यानी एक फोटोन की ऊर्जा को हम लिखते हैं E बराबर h न्यू, ठीक है। तो h तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, h का मान तो कम बढ़ती नहीं होगा। लेकिन अगर हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे बच्चों, तो आवृत्ति बढ़ाने पर क्या बढ़ जाएगी? फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। फोटोन की जब ऊर्जा बढ़ेगी बच्चों, तो ये ऊर्जा दो प्रकार से खर्च होती है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। एक तो ये कि धातु की सतह से बाहर निकलने में यानी यहाँ तक आने में, ठीक है, ऐसे खर्च हो जाएगी। और जो शेष ऊर्जा बचेगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? गतिज ऊर्जा के रूप में यूज हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा h न्यू ऊर्जा का फोटोन यहाँ पर आएगा तो उतनी ऊर्जा किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को मिलेगी उतनी ज़्यादा। तो वो दो प्रकार से खर्च करेगा। पहला क्या? धातु की सतह तक आने में, धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में एक बात। दूसरी बात जो शेष ऊर्जा रह जाएगी वो काय प्राप्त हो जाएगी बच्चों? गतिज ऊर्जा में इसको यूज करेगा। तो बात समझ में आ रही? तो गतिज ऊर्जा यानी h न्यू ऊर्जा का जितना मान अधिक होगा उसको गति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उतनी ही एनर्जी शेष बची रहेगी। यानी कहने का मतलब ये कि अगर h न्यू फोटोन की ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा हाईएस्ट होगा, जितना मैक्सिमम होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इनकी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। बात समझ में आ रही है? अगर इनकी h न्यू का मान कम है, बात समझ में आ रही है, तो उनके पास अगर h न्यू का मान अगर ज़्यादा कम हो गया यानी धातु के कार्यफलन से भी कम हो गया, जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, फाई के नाम से मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगर h न्यू का मान स्टैंड धातु के कार्यफलन से कम हो गया, ठीक है, और ये मैंने देखिए स्टेप से आपको इक्वेशन पढ़ाई थी पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है स्टैंड। देखिए h न्यू का मान अगर धातु के कार्यफलन से कम है तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी h न्यू का मान यानी इसका मान अगर धातु के कार्यफलन से कम है, धातु कार्यफलन मतलब फाई क्या बच्चों? धातु कार्यफलन है, और ये भी एक एनर्जी है। और ये कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में प्रयुक्त की गई ऊर्जा होती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से यहाँ तक आने में, बात समझ में आपको? तो अगर h न्यू का मान कम है, इसके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने उससे अगर कम हो गया, h न्यू का मान कम हो गया, ठीक है, तो यानी आपका जो मान है ये E के का नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब नेगेटिव हो जाएगा तो गति जो कभी नेगेटिव होती नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, मान लीजिए h न्यू का मान कितना? 20 है। कितना बच्चों? 20। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ऊर्जा चाहिए, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की ऊर्जा चाहिए, मान लो 30 जूल। कितनी चाहिए बच्चों? 30 जूल। और h न्यू ऊर्जा कितनी रूप में आ रही है? 20 जूल के रूप में आ रही है। तो प्रकाश का प्राप्त होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो धातु की सतह बाहर निकलेंगे नहीं। बात समझ? क्योंकि E के मान का जगह नेगेटिव हो जाएगा, या 20 रखो या 30 रखो तो E के माइनस के 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यानी कहने का मतलब ये है, तीसरा नियम इनका ये था, अगर हम इसकी आवृत्ति को बढ़ा दें, आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी फोटोन की ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी, और जब फोटोन की उतनी ज़्यादा ऊर्जा आएगी तो उसकी गति ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूं मेरी समझ आ रही होगी। तो गतिज ऊर्जा जो होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होती है बच्चों आवृत्ति की होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी आवृत्ति बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। किसी धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है, तीव्रता बढ़ाने पर नहीं बढ़ती, बल्कि आवृत्ति बढ़ाने पड़ती है। आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों? ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा ऊर्जा लेगा और उतनी ज़्यादा तीव्र गति से धातु से बाहर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आ गई होगी।
चौथी बात क्या देखिए, चौथा नियम क्या है, चौथा नियम देखिए, आइए मैं आपको थोड़ा सा रब कराऊँ फिर आगे समझाता हूँ। देखिए चौथा नियम उन्होंने ये बताया, चौथा नियम ये था बच्चों कि यदि धातु की सतह पर जो फोटोन आ रहा है ऐसी ऊर्जा के रूप में आ रहा है, ठीक है, उसका मान एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, ठीक है, तो धातु की सतह से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। और उस न्यूनतम मान को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसकी देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये देखिए, फिर से वही बात घूम कर आ रही है जो मैं पढ़ा रहा था कि देखिए अधिकतम गति ऊर्जा की अगर बात करता हूँ मैं ईके की, ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ाया एच न्यू माइनस के फाइव। अगर एच न्यू का मान, जैसे मान लीजिए फिर से मैं वो भी एग्जाम्पल में देकर समझा रहा हूँ स्टैंड आपको, ये फिर से वही धातु है, ठीक है, और मान लीजिए एच न्यू ऊर्जा को ये फोटोन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अगर इस न्यू का मान, एच न्यू का मान बच्चों, ठीक है, इस फाइव से कम है, फाइव क्या, फाइव बच्चों वो ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन खर्च करता है कहाँ तक आने में, धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में। बहुत समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जब निकल के आएगा तो उसको ऊर्जा चाहिए, है ना, और ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन कब यहाँ तक आ सकता है, जब एच न्यू का मान क्या हो, इस फाइव से ज़्यादा हो। अगर फाइव का मान ज़्यादा है और एच न्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर से निकल ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एच न्यू का मान अगर कम हो गया तो धातु की सतह से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, अर्थात प्रकाश उत्सर्जन या प्रकाश प्रभाव आपको देखने नहीं मिलेगा। तो देखिए यही बताया गया धातु की, चौथा नियम है धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति। देखो ये जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, यानी न्यू का मान क्या हो गया, कम हो गया किसी निश्चित आवृत्ति से, है ना, तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ठीक है। आवृत्ति के इस न्यूनतम मान को हम बच्चों क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, देहली आवृत्ति। तो स्टूडेंट देहली आवृत्ति वह आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके। कई बार ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है देहली आवृत्ति क्या होती है, तो आपको बता चलूं कि आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। और ये सब बच्चों हम कैसे लिखते हैं, देहली आवृत्ति को बच्चों हम लिखते हैं न्यू नॉट से। बच्चों कैसे लिखते हैं, न्यू नॉट से लिखते हैं। क्या है ये बच्चों, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, ठीक है। और इसके इसी से अगर फाइव का मान निकालें तो फाइव इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच न्यू जीरो होता है। क्या होता है बच्चों, एच न्यू जीरो। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच न्यू जीरो। बात समझ में आ रही है आपको, फाइव की जगह मैंने क्या पोर्ट कर दिया, एच न्यू जीरो पोर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एच कॉमन हो जाएगा, और जब ये एच कॉमन हो जाएगा बच्चों तो मेरे पास ई के जो मिलेगा मुझे, ई के ध्यान समझें तो ये जाएगा बच्चों, एच तो कॉमन हो गया, तो न्यू माइनस के न्यू जीरो। अगर आपको देखो आपतित फोटोन की आवृत्ति, यानी ये जो फोटोन आ रहा है न्यू का मान इस न्यू जीरो से कम है, इस न्यू जीरो से कम है स्टैंड, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। और इस न्यूनतम आवृत्ति को, ये जो न्यू जीरो है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, देहली आवृत्ति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखना, देहली आवृत्ति कई बार एग्जाम में अलग से भी पूछी जाती है 1 नंबर में, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इसका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या था बच्चों, रूल नंबर 5 ये था कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आकर के गिरता है, ठीक है, तो प्रकाश के गिरते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकाश आ गया अब और 5 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित न होंगे, ऐसा नहीं होता। जो धातु की सतह पर प्रकाश आएगा, ठीक है, और प्रकाश जैसे ही उस पर पड़ जाएगा धातु पर तो तुरंत क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। बात समझे आपको। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे इस पर आकर के प्रकाश पड़ेगा, इस धातु पर आकर प्रकाश पड़ा तो तभी क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा तब समझ में आई होगी कि प्रकाश के गिरते ही धातु से क्या होते हैं बच्चों, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति का होना चाहिए, जैसे परावैंगनी प्रकाश हो रहा है ना। कभी सोचो कि ये जो अभी नॉर्मल प्रकाश आपके पृथ्वी पर आ रहा है, कि हम ये तमाम धातु यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कॉन्टैक्ट में रहती हैं, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन निकलते दिखते ही नहीं है। बात समझ आ रही है। तो इसके लिए कौन चाहिए, इसकी आवृत्ति होनी चाहिए इस प्रकाश की, कौन ये बहुत हाई होनी चाहिए, या फिर परावैंगनी प्रकाश का इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन से लाइट से दे सकता है आपको, परावैंगनी प्रकाश के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे ही परावैंगनी प्रकाश इस पर आकर के गिरेगा तुरंत क्या हो जाएगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के प्रकाश से गिरते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इससे निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब तो 1 मिनट पहले प्रकाश आया तो 5 मिनट बाद तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। समझा गया। धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने, जैसे कि आपको बता रहा था, तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन
के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है, यानी कोई टाइम का लॉस नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन गिरेगा, जैसे ही फोटोन आकर गिरेगा, इन प्रकाश धातु पर गिरेगा, वैसे इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई समय पश्चता नहीं होती है, अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये बच्चों इसका 5वां नियम था। तो इस प्रकार बच्चों लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके आधार पर उन्होंने ये 5 नियम दिए थे, जो मैंने आपको अच्छे से आपको समझाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।